हाँ, तो अब ये कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मतलब इस समय खरीदना चाहिए। खरीद खरीदना चाहिए। खरीद खरीदो कि ना खरीदबो कि ना खरीदबो। हाँ, मतलब खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इस समय काफ़ी गिरा हुआ है, तो अगर आपको सस्ते में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे एच डी एफ सी बैंक का शेयर देखेंगे, तो एच डी एफ सी बैंक का शेयर देखबो अगर, तो एक महीना में कितना गिर गई भी, 1600 से नीचे आ गया था, देखिए 1400, 1499, मतलब 100 पॉइंट गिर गए। तो अगर 100 पॉइंट गिर गई तो आप आसानी से, और फिर ये भी एक महीना बाद फिर वापस आ ही जाएगा। तो बेटर है कि अगर आप खरीद लेते हैं, अभी मान लीजिए 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 100 शेयर खरीद लेते हैं इसके। 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख इन्वेस्ट करके 100 शेयर खरीद लेंगे, और अगर मान लीजिए 200 पॉइंट भी आपको पॉजिटिव मिल गया, तो 20,000, मतलब एक महीना, मुश्किल से मुश्किल एक महीना लगेगा ये। और कितना टाइम लगेगा और ऊपर आने में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना लगे। ये कितना बढ़िया, बताओ, एक महीना में आराम से 20,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, और क्या चाहिए। तो सबसे बढ़िया यही है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि सेंसेक्स क्या होता है ऐसे, मतलब सेंसेक्स क्या है, ये तो इंडेक्स है। जैसे हमारे पास इंडिया में दो स्टॉक मार्केट है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को नापने के लिए सेंसेक्स बनाया है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को नापने के लिए मतलब ये बनाया, क्या नाम, क्या कहते हैं उसे, बनाया। तो अगर मान लीजिए कि अब इंडेक्स क्या होता है, मतलब ये क्या है, 57,000 जो दिखा रहा है ये क्या है, तो ये एक, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो सेंसेक्स है उसमें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें टोटल 5,000 कंपनीज हैं। तो जो मार्केट का मूड दिखाने के लिए कि भाई आज ज़्यादा लोगों ने खरीदारी की या ज़्यादा बेचा, बेचा का मतलब लोग डरा रहे हैं, ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, भाग रहे हैं। जैसे कि रिसेशन में होता है, लोग अपना पैसा दे के भागने लगते हैं, तो सेंसेक्स पूरा गिर जाता है। और जब लोग ज़्यादा ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं मार्केट में, तो ऊपर चला जाता है। तो जैसे बुल मार्केट होता है, बियर मार्केट। तो इंडेक्स ये दिखाता है कि भाई अभी मार्केट कैसा चल रहा है, लोगों का मूड कैसा है, क्या लोगों का मूड इन्वेस्टमेंट की तरफ है या लेके भागने की तरफ। तो मतलब अच्छा है, अगर ग्रीन है, पॉजिटिव रिजल्ट चल रहा है, ज़्यादा इंडेक्स हो रहा है। तो इंडेक्स को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपको बुखार आता है, तो आप थर्मामीटर टेम्परेचर नापते हैं। क्योंकि अगर आप, कोई पूछता है कि बुखार आया है, तो आप ये नहीं कह सकते बुखार आया है, कितना बुखार आया। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आदमी को हॉस्पिटल ले जाना है, या जिंदा बचेगा या मर जाएगा। तो आप मान लीजिए कोई बोलता है कि हमको 110 बुखार आ गया, तो भाई तो सीरियस कंडीशन है। तो नंबर जो होता है वो हमेशा अच्छा रिप्रेजेंट करता है, मतलब नंबर, बिना नंबर के बहुत मुश्किल होता है कहना। ऐसे जैसे मान लीजिए कोई बोल दे कि बुखार आया है, तो बुखार से क्या समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई बोल देता भाई कि 99 बुखार है, तो चलो फिर भी ठीक है। लेकिन कोई बोले 110 बुखार है, मतलब कोरोना हो सकता है। तो नंबर हमेशा एक क्लियर पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो सेंसेक्स में, अगर मान लीजिए आप अब जानना चाहते हैं सेंसेक्स कैसा हाल चल रहा है, तो कोई बोल दे अच्छा चल रहा है, तो अच्छे में आपको कैसे पता चलेगा कितना अच्छा कितना बुरा। तो उसको दर्शाने के लिए ही इंडेक्स बनाया गया है। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है, ऐसे इंडेक्स मार्केट को बताता है वो कितना पॉजिटिव चल रहा, निगेटिव। अब मान लीजिए अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, तो 5 साल पहले 30,000, मान लो टोटल देखेंगे, तो जब हर्षद मेहता, आपने वो सीरियल तो देखा होगा ना, हर्षद मेहता वाला, जब उसने किया था, तब उस समय आपने उसमें देखा होगा, तब उस समय 1992 में 2,000 3,000 के करीब चलता था सेंसेक्स। ये देखिए 3,000, 3,000 से भी नीचे, और अभी पहुंच चुका है मतलब 60,000 के करीब। तो एक तरह से लॉन्ग रन में अगर देखें, मतलब 5 साल 10 साल में, तो ये इंडेक्स ये भी दिखाता है कि हमारी जो देश है वो कितना ग्रो हो रहा है। जैसे कि वॉरेन बफेट, आप सब वॉरेन बफेट को तो जानते होंगे। कौन है, शक्ल देख के शायद आप पहचान जाएंगे।
कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो वॉरेन बफेट को माना जाता है इन्वेस्टमेंट, इन्होंने, ये ऐसे आदमी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से 2-4 करोड़ नहीं बल्कि 2-3 लाख करोड़ बनाए हैं, और इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग किया। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग जानना चाहते हैं तो आप ये क्या नाम है, ये बुक पढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे आप या तो ये चैनल पे जा सकते हैं यूट्यूब में, ये हम लोग चैनल है साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसमें जाके हमने ऑलरेडी मतलब ये बुक का जो समरी होता है वो सब डाला हुआ, जैसे ये देख सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी। तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये बुक क्या कहते हैं। एक्चुअली जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो बताती है वैल्यू। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जैसे कि HDFC बैंक का शेयर है तो आजकल लोग करते क्या है, मतलब जैसे HDFC बैंक के 100 शेयर खरीदेंगे, मान लीजिए आज खरीदे, अब वो दिन रात बैठ के मोबाइल में उसका शेयर प्राइस देखते रहते हैं। अरे 2 रुपये ऊपर चला गया, 4 रुपये ऊपर चला गई ली, 2 रुपये नीचे गिर गई ली, और जैसे ही 5 रुपये ऊपर गया तुरंत बेच दो, प्रॉफिट मिल रहा है। तो मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं ना, नए क्या इनको बोले, नौसिखिए और या बेवकूफ़ टाइप के इन्वेस्टर, ये लोग कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, चिंदी बना करते हैं, 2 रुपये में बेच दिया या कभी लॉस में बेच दिया। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक क्या बोलती है कि आप जो वॉरेन बफेट जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे शेयर को ले लेते हैं, बेचते नहीं हैं, मतलब कम से कम 10 साल से पहले तो नहीं बेचते। अब मान लीजिए HDFC बैंक का अगर आप एक दिन का ग्राफ देखेंगे तो देखिए ऊपर नीचे चल रहा है। अब आप दिन भर बैठ के इसका ये ग्राफ देखते रहेंगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। लेकिन अगर 1 महीने का भी देखें तो भी ऊपर नीचे दिखेगा। लेकिन अगर आप 5 साल का देखें तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, अनटिल अनलेस की कंपनी ही बंद हो जाए, वो तो एक अलग केस है। लेकिन ज़्यादातर केस में वो ऊपर ही जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी ने 2016 में इसमें 500 रुपये में शेयर बिक रहा था, अब मान लीजिए जैसे वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट क्या करेंगे, 500 रुपये में एक शेयर मिल रहा है, वो 1 लाख शेयर खरीद लेंगे 5 करोड़ रुपये में, 1 लाख शेयर। अब इससे क्या फ़ायदा है, वो शेयर बेचेंगे नहीं। अब उनका सोचिए, आज ये एक शेयर 1500 रुपये का हो गया है, उन्होंने 1 लाख शेयर खरीदा था, तो वो 5 करोड़ में, आज वो 5 करोड़ 500 करोड़ रुपए बन जाते हैं उनके, बताइए सिर्फ 10 साल में, 5 साल में। अब अगर कोई चिंदी इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, खरीदेगा 500 पे, 550 पे बेच देगा, फिर 500, तो वो मतलब वो वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएंगे आप, अगर आप ऐसे डेली टू डेली चिंदीपन की तरह बेचना खरीदना लगा रहेगा। और प्लस जितनी बार आप बेचोगे, मान लो प्रॉफिट में या लॉस में, हर बार आपको कमीशन देना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है, वॉरेन बफेट क्या करते हैं, 5 साल तक नहीं बेचेंगे। एक तो फ़ायदा ये है उनका पैसा बढ़ गया, दूसरा फ़ायदा ये है डिविडेंड मिलता रहता है। अगर मान लीजिए आप शेयर को खरीद लिए और उसको बेचे नहीं 5 साल 10 साल, तो हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए वॉरेन बफेट ने पानी पी लेता है, खजूर खा लिया जाए क्या, बहुत खांसी आ रही अच्छा हाँ, तो जो वॉरेन बफेट है वो 1 लाख शेयर खरीदेंगे। अब जैसे HDFC बैंक डिविडेंड देता है, HDFC बैंक ने पिछले साल 5 रुपये डिविडेंड दिया था एक शेयर पे। अब 5 रुपये, अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर है, आपको 5 लाख रुपए सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। शेयर बेचना तो अलग बात है, आपको छोड़ो, बेचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मतलब 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में बिना कुछ किए आ रहे हैं। तो आप देखिए कितना फ़ायदा है, और हर साल आपके डिविडेंड मिलता रहेगा। बीच में कंपनी बोनस शेयर भी देती है, तो आपका शेयर भी बढ़ते रहेंगे, प्लस शेयर की वैल्यू तो बढ़ ही रही है। तो इसी को बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। मतलब जहाँ पे, तो जैसे कि जो वॉरेन बफेट हैं, इन्होंने कोका कोला कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और वो भी कब इन्वेस्ट किया था, 1985 में। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने अराउंड तब इन्वेस्ट किया था जब इसके एक शेयर की वैल्यू $2 थी। आज एक शेयर की वैल्यू $50 है, और उन्होंने कम से कम 5 लाख शेयर खरीदे थे। तो आप सोच सकते हैं कितना वेल्थ उनका जनरेट हुआ होगा अब तक।
और उन्होंने आज तक वो शेयर रखे हुए हैं और हर साल उनको करीब 3,000 करोड़ रुपए डिविडेंड मिलता है कोको कोला कंपनी से। मतलब कोको कोला कंपनी का जो सीईओ है उसकी सैलरी सिर्फ 15 मिलियन है, उससे 10 गुना ज़्यादा वारेन बफेट को मिलता है कोको कोला से डिविडेंड। तो ये होता है पावर, मतलब आप समझ सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग का पावर। आप ये वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पे जाके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये कर सकते हैं। और ये क्या नाम है, इनकी जो बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। एक्चुअली 3 बुक हैं जो मोस्टली हम लोग को पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप ये देखिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अगर आप बुक देखेंगे ये बुक है। ये बुक मतलब ऐसे समझ लीजिए बाइबल मानी जाती है इन्वेस्टमेंट में। और ज़्यादातर ये जो एक्चुअली इसको लिखा था, इनकी अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब में जाएंगे तो 200-300 रुपये की मिलती है, आसानी से आप लेके पढ़ सकते हैं। और अगर आप बहुत उस तरह के आदमी हैं आलसी कि आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, सब नहीं पढ़ना चाहते, तो आप क्या डायरेक्टली जाके ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें समरी हम लोग ने बना के दिया हुआ है। तो मतलब इतना ज़्यादा बुक चाटने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो एक्चुअली, मुझे तो पसंद नहीं है बुक को पढ़ना, तो मैंने तो इंटरनेट से ही सब पढ़ लिया है। मतलब समरी में अब कौन जाए 200 पेज का बुक पढ़ने, 400 पेज का बिना मतलब के, जब वो तो उसकी समरी आप देख सकते हैं। तो ये बुक है मतलब जो आप आसानी से अमेजॉन पे अगर जाएंगे तो आसानी से 200-300 रुपये में ये बुक मिलती है। एक्चुअली ये 3 बुक है अगर आप देखेंगे सही से, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड रिच डैड पुअर डैड। ये 3 बुक अगर पढ़ लियो तो समझ लो अमीर बन गए हो। तो ये तीनों बुक अगर देखेंगे तो 800 रुपये में मिल रही है। और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो फिर तो इसी चैनल पे जाके हमने इसका रिच डैड पुअर डैड का भी बनाया हुआ है। यह कहाँ गया है, कहाँ मर गया, रिच डैड पुअर डैड, हाँ ये है रिच डैड पुअर डैड। तो इसकी भी समरी हमने दी हुई है, इस पर भी आसानी से जाके आप मतलब डायरेक्ट इसका पढ़ सकते हो। तो ये भी एक अच्छा है। तो बेटर है कि आप मतलब इस पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मतलब क्या समरी है, क्या बुक। तो अगर वो बुक के बारे में आप पढ़ेंगे, मैंने तो तीनों का समरी पढ़ा हुआ है, तो एक्चुअली ये बुक हमें बताती है कि मतलब ऐसे चिंदीपन करने के बजाय कम से कम 5 से 10 साल का गोल रखें। 5 से 10 कंपनी, ज़्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कि 100 कंपनी में पैसा लगा दिए, सिर्फ 4 से 5 कंपनी चुन लो जो कि तुम्हें पता है कि बंद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए टीसीएस, आपको पता है टीसीएस बंद नहीं होने वाली अगले 10 साल में, एचडीएफसी बैंक बंद नहीं होने वाली, आईसीआईसीआई बंद, रिलायंस बंद नहीं होने वाली। तो ऐसे 5-6 कंपनी को पकड़ो, उनके शेयर खरीदो और खरीदते जाओ हर साल, और उनको छोड़ दो। 8 से 10 साल में इतना डिविडेंड मिलेगा और उसके बाद इतनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आप चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो या ना लगाते हो, लेकिन आपने ये सब शब्द अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कहीं न कहीं देखा होगा। जैसे सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। आपके मन में ये सब सवाल हमेशा आते होंगे। आज हम इस वीडियो में इसी पर डिस्कशन करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। स्टॉक मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और उनके शेयर्स रजिस्टर होते हैं, और जिस किसी को भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना होता है वो स्टॉक मार्केट में जाकर उनकी कंपनी के शेयर खरीद सकता है और बेच भी सकता है। लेकिन हमें कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने के लिए स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, जो वो स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू मिलता है। आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई का ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इंडिया में 2 तरह के स्टॉक मार्केट हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली दोनों सेम चीज़ हैं, दोनों पे कंपनी रजिस्टर्ड है। बस ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टोटल 1600 कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पहले खुला था, इसीलिए उस पे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है और ज़्यादा शेयर्स आप खरीद सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक नंबर होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा,
उनका मूड कैसा चल रहा है। अगर इंडेक्स किसी दिन बहुत डाउन हो जाता है, इसका मतलब लोग ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं बल्कि बेच रहे हैं। लेकिन अगर किसी दिन शेयर मार्केट ज़्यादा तेज़ी से उड़ता है, इंडेक्स ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में स्टॉक मार्केट 2 तरह के हैं, बीएसई और एनएसई। उसी तरह जो इंडेक्स हैं, वो भी 2 तरह के हैं। जो बीएसई के इंडेक्स को नापने के लिए उसे कहते हैं सेंसेक्स, और जो एनएसई के इंडेक्स को नापने के लिए होता है, उसे बोलते हैं निफ्टी। जो बीएसई के इंडेक्स को नापने के लिए हम टॉप 30 कंपनीज़ का एवरेज निकालते हैं, उसी से बी सेंसेक्स बनता है। एनएसई में टॉप 50 कंपनीज का एवरेज, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, अभी बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स 59,000 पे चल रहा है। इसका मतलब अभी जो कैलकुलेशन के हिसाब से बीएसई का इंडेक्स है, वो 59,000 पर है। और अगर आप देख सकते हैं, आज से 5 साल पहले ये 30,000 पे था, जो कि अब बढ़कर 59,000 पे हो चुका है। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, तो लास्ट 5 साल में 30,000 से 59,000 तक पहुँच चुका है, इतना ग्रो कर चुका है मार्केट। जैसा कि इसमें ग्राफ में देख सकते हैं, आज के दिन निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 17,000 पे चल रहा है। आज से 5 साल पहले निफ्टी का इंडेक्स सिर्फ 10,000 पे था। तो 5 साल में ये 10,000 से 17,000 तक बढ़ चुका है। अगर एक कंट्री लेवल पे देखा जाए, तो निफ्टी का जो इंडेक्स होता है, वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, इकोनॉमी उतनी ज़्यादा उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। क्योंकि जो इसका कैलकुलेशन होता है, वो टॉप कंपनीज़ के कैलकुलेशन से होता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि बीएसई में 5,000 कंपनीज़ हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो फिर हम बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स का कैलकुलेशन करते कैसे हैं? क्या हम हर एक कंपनी का जा के देखते हैं कि उसके कितने शेयर खरीदे गए, बेचे गए? क्या यह पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए एक फ़ॉर्मूला बनाया गया है। वो फ़ॉर्मूला ये है कि हम बीएसई सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज़ होती है, उनका डेटा, अगर हम बीएसई के टॉप 30 कंपनीज़ मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें, तो उसमें नंबर 1 पे रिलायंस है, फिर एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, टीसीएस है। और उनका परसेंटेज भी आप देख सकते हैं। रिलायंस का टोटल परसेंटेज है 11.99% पूरे बीएसई में जो 5,000 कंपनीज़ हैं उनका। तो इसका मतलब है रिलायंस अकेले 11.99% कंट्रीब्यूट। इस तरह अगर हम टॉप 30 कंपनीज के टोटल वेटेज को कैलकुलेट करें, तो वो आता है 60%। मतलब पूरा पैसा जो कंपनी का लगा है बीएसई में, उसमें 60% सिर्फ ये 30 कंपनी का लगा हुआ है। तो अगर हम इस 30 कंपनी का डेली टू डेली डेटा निकाल लें कि उसका कितना ज़्यादा शेयर खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, तो हम इंडेक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह कैलकुलेशन होता है। सेम उसी तरह आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जो एनएसई है उस पे 1600 कंपनी रजिस्टर्ड है, तो हम एनएसई का निफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या हम हर एक कंपनी 1600 कंपनी का जाके चेक करते हैं? नहीं। यहाँ भी सेम कैलकुलेशन यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, निफ्टी के 50 कंपनी का लिस्ट निकालते हैं और उनके मार्केट कैपिटल परसेंटेज और वेटेज के हिसाब से उनका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 10.46, उसके बाद रिलायंस का सबसे ज़्यादा है 10.09। तो इस तरह आप अगर 50 कंपनी का लिस्ट निकालेंगे, तो एनएसई में जो टोटल पैसा लगा है, उसका सिर्फ 50 से 60% ये सिर्फ 50 कंपनी का लगा हुआ है। तो अगर हम इन 50 कंपनी का टोटल डेटा निकाल लें कि कितना ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस हिसाब से इंडेक्स का कैलकुलेशन होता है। न्यूज़ पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो आपको डेली ये सब न्यूज़ सुनने को मिलता है कि आज सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे गिर गया या निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। ये सब क्या होता है? ये सब यही इंडेक्स होता है। आज इंडेक्स कल के मुकाबले कितना गिरा या कितना चढ़ा, इसी से इन्वेस्टर हो को पता चलता है कि आज मार्केट तेजी पर है या मंदी पर है। जैसा कि आपको याद होगा, जब 2008 का क्राइसिस आया था मार्केट, तो सेंसेक्स 10,000 पे गिर के, ये इंडेक्स हमें बताता है कि कब ज़्यादा लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और कब रिसेशन आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2008 में सेंसेक्स 4 दिन में 30,000 से गिरकर सीधे 6,000 तक पहुंच गया था। इसका मतलब ये है
कि सिर्फ 6000 पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं पैसा, लोग सिर्फ अपने सारे शेयर बेच रहे हैं। तो रिसेशन आ गया था। वो लोग शेयर मार्केट में रेगुलर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, वो इस निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स पर नजर रखते हैं और उससे ये अंदाजा लगाते हैं डेली टू डेली कि अगर आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ा है, इसका मतलब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा कर दिया है, लोग ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं। लेकिन अगर यही पॉइंट गिर के नीचे चला जाता है, तो उनको लगता है लोग अपना पैसा मार्केट से वापस खींच रहे हैं। अगर ये वीडियो और इसकी जानकारी आपके लिए यूज़फुल है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया है और आपको लगता है इसमें जो जानकारी दी गई, आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं, वो शख्स एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी लाइफ में इतनी सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज बनाई हैं कि शायद ही कोई इमेजिन कर सकता है इतनी सारी कंपनी बनाने के लिए। इन्होंने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि ऑटोमोबाइल फील्ड में भी वन ऑफ द बेस्ट कार दिया है दुनिया को और स्पेस की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है 2030 तक ह्यूमैनिटी को मंगल पर ले जाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम दुनिया के सबसे अमीर और इंटेलिजेंट पर्सन एलन मस्क की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में कि शायद ही कोई अपनी लाइफ में कर सकता है। एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन बाद में वो यूनाइटेड किंगडम में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने यूएसए में जाकर पढ़ाई की। एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। छोटी सी उम्र में ही उनको कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग सीखकर एक बहुत बड़ा गेम बना लिया था। बाद में ये गेम उन्होंने एक कंपनी को बेचा, जिससे उन्हें $500 मिले। ये उनकी पहली कमाई थी और ये उनकी पहली गेमिंग कंपनी थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा-सा गेम बनाया था और एक कंपनी को बेच दिया था। सन 1999 में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक कंपनी बनाई थी। बाद में वो कंपनी उन्होंने कॉम्पैक्ट को बेच दी थी, जिससे उन्हें $300 मिलियन मिले थे। अगर कोई आम इंसान होता, तो वो सोचता कि $300 मिलियन इतने पैसे हैं, जिससे वो पूरी ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं। लेकिन एलन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये $300 मिलियन लेकर और नई कंपनी स्थापित की। एलन मस्क यहीं पे नहीं रुके। 1 साल बाद उन्होंने फिर एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम था पेपाल। पेपाल एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी। बाद में ये कंपनी को उन्होंने ईबे को बेच दिया, जिससे उन्हें $1.5 बिलियन मिले। अब एलन मस्क अपनी छोटी सी उम्र में ही बिलियनेयर बन चुके थे, लेकिन उनका लक्ष्य बिलियनेयर बनना नहीं था। उनका लक्ष्य अभी बहुत दूर था, इसीलिए वो वहां भी नहीं रुके। सन 2001 में फिर से एलन मस्क ने एक नई कंपनी खोली। इस कंपनी का नाम था स्पेसएक्स और उन्होंने अपने ज़्यादातर पैसे $300 मिलियन इस कंपनी में लगा लिया। ये कंपनी एक टोटली न्यू कंपनी थी। इस कंपनी के थ्रू एलन मस्क ने बोला कि वो हर इंसान को मंगल पर बसाएंगे 2030 तक। उनका ये आइडिया सुनकर हर आदमी ने उनकी हंसी उड़ाई। इवन नासा ने भी उनके इस बात को नकार दिया कि ये हो ही। एलन मस्क ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस कंपनी में लगा दी और उन्होंने ये बोला कि वो प्राइवेट रॉकेट बनाएंगे, जिसके थ्रू वो लोगों को लेके जाएंगे स्पेस में और बिना रॉकेट को बर्बाद किए वो वापस लेके आएंगे। हर आदमी ने उनका मजाक उड़ाया और बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन नासा भी ऐसा नहीं कर पाया था। लेकिन एलन मस्क ने अपनी मेहनत से और इंटेलिजेंस से इसको पॉसिबल कर दिया। 2 बार असफल होने के बाद फाइनली 2016 में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट किया, जो कि स्पेस में जाकर वापस भी आ गया। इसके बाद उन्होंने अपनी सफलता से पूरी दुनिया के मुंह बंद कर दी। एलन मस्क यहीं पे नहीं रुके। 2004 में उन्होंने टेस्ला कंपनी को ज्वाइन किया और $300 मिलियन टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि वो एक टेस्ला में एक नई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेंगे।
इस कार का डिज़ाइन उन्होंने बहुत अच्छी से किया और आगे चलकर ये कार दुनिया की सबसे अच्छी कार माने जाने वाली कंपनी बन गई। आज 2021 में टेस्ला सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कार कंपनी। एलन मस्क ने टेस्ला को 2004 में ज्वाइन किया और उसके बाद अपने हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस से इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने टेस्ला को दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। आज टेस्ला को दुनिया में नंबर 1 ब्रांडेड कंपनी माना जाता है। उनकी इलेक्ट्रिक कार आज से 80 कंट्रीज़ में लॉन्च हो चुकी है और फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है, क्योंकि तब पेट्रोल और डीज़ल की कमी होती जाएगी। एलन मस्क आज टेस्ला कंपनी के सीईओ और चेयरमैन बन चुके हैं। उन्होंने इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है कि महज 3 साल में टेस्ला का शेयर प्राइस $65 से $1100 तक पहुंच चुका है और एलन मस्क की अपनी खुद की वेल्थ $180 बिलियन पहुंच चुकी है और उन्होंने अमेजॉन के सीईओ को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एलन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक। एलन मस्क ने इस कंपनी में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ये कंपनी इंसान के ब्रेन को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। एलन मस्क चाहते हैं कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जिसमें इंसान के ब्रेन और उसकी मेमोरी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेव किया जा सके और उसे सेफली ट्रांसफर भी किया जा सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एलन मस्क का दिमाग आज से 1000 साल आगे चलता है। उन्होंने ना सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, बल्कि वो लगातार इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और नए-नए आइडिया सोचते रहते हैं, जिससे ह्यूमन का फ्यूचर, ह्यूमैनिटी का ब्रेन, ये सब को डेवलप करके बड़ी-बड़ी ह्यूमैनिटी रिलेटेड बीमारियों को दूर किया जा सके और ह्यूमन को एक अच्छी लाइफ दी जा सके। एलन मस्क एक पहले ऐसे आदमी हैं जिनका दिमाग हमेशा ऐसी चीज़ों को करने को करता है जिससे कि वो कॉमन मैन की प्रॉब्लम को दूर कर सकें। एक बार वो कहीं पे सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है और उनको बहुत टाइम लग गया ट्रैफ़िक में फँसे हुए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस ट्रैफ़िक को तभी दूर किया जा सकता है जब अंडरग्राउंड रोड्स बनाई जाएँ या टनल्स बनाई जाएँ। इसी ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एलन मस्क ने एक नई कंपनी बना डाली, जिसका नाम है द बोरिंग। इस कंपनी में उन्होंने और 300 मिलियन डॉलर लगाए। ये कंपनी अंडरग्राउंड टनल बनाती है ताकि ट्रैफ़िक को कम से कम किया जा सके। इन्होंने नई-नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे कैसे जल्दी से जल्दी टनल का निर्माण किया जा सकता है और उसके बाद उस टनल के अंदर वो अपनी कार और ट्रक चला सकते हैं। एलन मस्क ने एक अपनी नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है हाइपरलूप। ये हाइपरलूप ए स्मॉल कैप्सूल लाइक ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर इंसान 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर सकेंगे, जो कि प्लेन की स्पीड होती है। तो अगर ये कंपनी बनकर रेडी हो जाएगी 2030 तक, तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी उसी कैप्सूल में बैठ के 900 किलोमीटर पर घंटा से सफर कर सकेंगे। एलन मस्क कितने इंटेलिजेंट हैं और कितने दूर की सोचते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एलन मस्क ने एक अपनी नई कंपनी इन्वेस्ट की है, जिसका नाम है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। इस कंपनी में वो इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि जब 2030 में वो इंसानों को मंगल पर पहुँचा देंगे, तो एक इंसान दूसरे एलियन से कैसे बात करेगा? इस पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की एक नई टेक्नीक वो डेवलप कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया है, तो सबसे पहले इसको डिसलाइक कर लें, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आप नया कौन-सा वीडियो चाहते हैं। हम उस पे वीडियो जल्द ही बनाएँगे। दोस्तों, हम में से हर एक आदमी ये सपना देखता है कि वो अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए और फिर उसको जॉब ना करनी पड़े और वो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए, जिससे वो अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत ही आराम से और दुनिया घूमते हुए बिता सके, जिससे कि उसको
पैसों के लिए फ्यूचर में अपने बच्चों पर या अपने रिलेटिव्स पे कभी डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। लेकिन 99% लोग ज़िंदगी भर सैलरी इनकम लेने के बाद भी, अच्छी सैलरी पाने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं। वो पैसे कमाते हैं और उसको या तो लैंड में या फिक्स्ड डिपॉज़िट में सेव करते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी ज़्यादा टैक्स भरते रहते हैं। इससे कि उनका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होता और वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। दुनिया में सिर्फ 1% लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि उनको जल्दी रिटायरमेंट कैसे लेना है, उनको अपने वेल्थ से ज़्यादा वेल्थ कैसे ग्रो करना है। वो अपने पैसे को एफडी में ना रख के, बैंक में ना रख के, बल्कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्ली डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनका पैसा 25 से 50% तक ग्रो होता है और जब वो रिटायरमेंट होते हैं, तो उनको करोड़ों में इनकम मिल। जो रिच माइंडेड लोग होते हैं, वो हमेशा अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे उनका पैसा और ज़्यादा वेल्थ जनरेट करता है। रेगुलरली उनका वेल्थ और ज़्यादा वेल्थ जनरेट करता है, जिससे उनका पैसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाता है और वो महज़ 10 से 20 सालों में करोड़पति बन जाते हैं। जबकि 99% लोग अपने पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं करते और रिटायरमेंट के बाद उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बचता। दोस्तों, 99% लोग पुअर इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास नहीं जाते। वो कभी भी किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके ये सब नहीं जानना चाहते कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। वो बस अपने ट्रेडिशनल सेविंग मेथड में ही लगे रहते हैं और पूरी ज़िंदगी पैसे को एफडी में सेव करते हैं और टैक्स पे टैक्स भरते रहते हैं। इसीलिए हमको अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना। जो रिच माइंडेड लोग होते हैं, वो अच्छी-अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट की बुक पढ़ते हैं, अच्छे-अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके उनसे नई-नई टेक्नीक सीखते हैं, ताकि वो अपने पैसे को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। लेकिन जो पुअर माइंडेड पीपल होते हैं, वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए किसी से सलाह नहीं लेना चाहते, वो अपने एलिजिबिलिटी को बढ़ाना नहीं चाहते, इसीलिए पूरी ज़िंदगी बस वो गरीब के गरीब ही। दोस्तों, रियल लाइफ एग्जाम्पल में इंडिया में आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा, जैसे राकेश झुनझुनवाला और खेड़िया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटे से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने अपने वेल्थ को इस तरह मैनेजमेंट किया कि आज उनकी टोटल पोर्टफोलियो 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ का है। आइए हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ की स्टार्ट किया और आज ये इतने बड़े करोड़पति कैसे बन गए। जॉन एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ता है और उसने 1995 में अपने कॉलेज से टॉप किया था और टॉप करने के बाद क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई। उसको पर मंथ 30,000 मिलता था। वो उसका बहुत बड़ा टारगेट था कि उसको अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट लेके मिलियनेयर बनना है। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और अपने पैसे बचाता था। जॉन अपने ज़्यादातर पैसे बहुत ही केयरफुली सेव करता था। उसने ऑफ़िस के पास ही अपना घर ले रखा था और वो अपने घर से ऑफ़िस वॉक करके जाता था और ताकि उसके कुछ पैसे की सेविंग हो सके। इस तरह उसकी लाइफ़ 5 साल तक चलती रही। 5 साल तक वो अपने पैसे बचाकर दिन-रात मेहनत करता था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सके। लेकिन 5 साल तक कड़ी मेहनत कर दिन-रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ़ 10 लाख रुपए सेव कर सका। तो एक दिन वो फ्रस्ट्रेट होकर उसने बैठकर अपने से पूछा, क्या मेरी पूरी लाइफ़ ऐसे ही चलती रहेगी? क्या मैं इसी तरह रात-दिन बस काम करता रहूँगा? क्योंकि वो 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी और पैसे सेव करने के बाद भी उसके सिर्फ़ 10 लाख रुपए बचे थे और वो कोई हॉलिडे पे भी नहीं गया था आज तक। अब वो दिन-रात यही सोचता था कि अगर मैं इसी तरह काम करता रहा अगले 20-30 सालों तक, फिर भी मैं 1 करोड़ रुपए भी नहीं जमा कर पाऊँगा और मैं अपनी लाइफ़ कब एन्जॉय करूँगा और मैं अर्ली रिटायरमेंट भी नहीं ले पाऊँगा। क्योंकि अगर 5 साल मेहनत करने के बाद मैं सिर्फ़ 10 लाख रुपए जोड़ सका, तो अगले रिटायरमेंट तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाख रुपए ही जमा कर पाऊँगा, जो कि उस समय के लिए बहुत कम होगा।
फाइनली बहुत सोचने के बाद जॉन ने डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएगा बैंक में और उसकी सजेशन लेकर ही प्लानिंग करेगा। उसके फाइनेंशियल प्लानर ने उसको बताया कि अगर तुम अर्ली रिटायरमेंट करना चाहते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर जल्दी रिटायर होकर 50 की उम्र में पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने 10 लाख रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे प्लानिंग से कम वो 2 से 3 करोड़ हो जाए। फाइनेंशियल प्लानर ने उसको एक प्लान बना के दिया। उसने बोला कि तुमको अपने पैसे नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए 4 पार्ट्स में इन्वेस्ट करना होगा। फर्स्ट, तुमको अब 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दो 10 साल के लिए। 2 लाख रुपए स्टॉक्स में डाल दो। इंडेक्स फंड में 4 लाख रुपए डाल दो और एक मंथली एसआईपी खोलो 5,000 की और इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट। जॉन ने इस प्लान को फॉलो करते हुए सबसे पहले 5 स्टेबल कंपनियों की लिस्ट बनाई और अपने 2 लाख रुपए उन कंपनियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 20 ईयर्स के लिए। 20 ईयर्स के लिए उसने उनके शेयर्स कभी नहीं बेचे। आज 20 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन जॉन ने अभी तक उन कंपनियों के शेयर नहीं बेचे हैं। जो कंपनी में उसने 2 लाख रुपए लगाए थे 20 साल पहले, आज वो बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गए हैं, क्योंकि वो कंपनियों के स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसा कि फाइनेंशियल प्लानर ने बताया था, जॉन ने 4 लाख रुपए 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 20 ईयर्स के लिए और म्यूचुअल फंड ने उसको 20 से 50% तक का रिटर्न दिया। उसने एसबीआई और टाटा के म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसको कितना ज़्यादा रिटर्न मिला लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में। अगर यही पैसे वो एफडी में इन्वेस्ट करता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गुने होते। लेकिन यहाँ पे उसके 4 लाख 2.7 करोड़ हो चुके हैं। अब वो मिलियनेयर बन चुका है। जॉन ने अपनी जॉब बहुत पहले छोड़ दी है। अब वो सिर्फ अपनी वेल्थ से और ज़्यादा वेल्थ ग्रो करता है। वो पूरी दुनिया घूमता है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब उसको किसी के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी जल्दी रिटायरमेंट लेके पूरी दुनिया घूम के अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो अपने पैसों को प्रॉपरली प्लानिंग करके इन्वेस्ट करें और वेल्थ से वेल्थ जनरेट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है, तो कृपया इसे डिसलाइक करना ना भूलें और कमेंट में भी लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। अगर आपको इसमें कही हुई बातें प्रॉपर नहीं लगती हैं और आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसे वेल्थ नहीं जनरेट हो सकता, तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस फाइनेंशियल प्लानिंग में विश्वास नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ ट्रेडिशनल सेविंग से कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं 26 से 27 साल की उम्र में, तब से ही हम इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। हमारा मेन एम होता है कि हम किसी तरह इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा डिफरेंट इनकम सोर्स जनरेट कर पाएँ, जिससे कि अगर हम जॉब ना भी करें, तो भी हमें एक अच्छी इनकम हर महीने मिलती रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं होते हैं, वो फाइनली जाकर एक पेंशन स्कीम खरीद लेते हैं। ये पेंशन स्कीम उनको हर महीना 20,000 25,000 रुपए देती है। लेकिन ये पेंशन स्कीम लेने के लिए आपको बैंक को 25 से 30 साल हर महीने 4 से 10,000 रुपए तक जमा करना पड़ता है और इतना लंबा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आप 60 साल के हो जाते हैं, तब ये पैसा आपको मिलता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम दूसरा अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमें 60 साल तक वेट ना करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर हम आज से 40 साल पहले का टाइम देखें इंडिया में, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी, पॉल्यूशन बहुत कम था, ट्रैफिक बहुत कम था। तो उस समय के लोग एक डिफरेंट लाइफ जीते थे। वो एक पीसफुल लाइफ जीते थे। उनको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी। उस समय के लोग नॉर्मली एवरेज 90 ईयर्स टू 101 ईयर जीते थे। तो उस समय के लोग रिटायरमेंट तक काम करते थे, उसके बाद 30 साल अपनी जिंदगी
तो उस समय के लोग जैसे हमारे फादर, ग्रैंडफ़ादर, वो लोग क्या करते थे, 60 साल की उम्र तक काम करते थे और उसके बाद अपनी लाइफ़ जीते थे। लेकिन आज की लाइफ़ अगर हम देखें, तो हमारी लाइफ़ में इतना पॉपुलेशन, इतना ट्रैफ़िक, इतना पॉल्यूशन हो गया है कि आज के लोग 50 साल की उम्र तक जाते-जाते इतनी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इतना टायर्ड हो जाते हैं कि वो कोई काम नहीं कर सकते। तो हमें डिफरेंट प्लान करना पड़ता है। क्योंकि पॉल्यूशन और बाकी प्रॉब्लम की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है, इसलिए आज के लोग ये सोचते हैं कि वो 40 तक इन्वेस्टमेंट करें और फिर उसके बाद कुछ ऐसा सोर्स जनरेट करें, जिससे कि उनको अच्छा इनकम आता रहे और वो लोग 40 के बाद ही अपनी लाइफ एन्जॉय कर सकें। क्योंकि हमें किसी को ये नहीं पता है कि अब हम लोग 60 साल तक जिएँगे भी या नहीं जिएँगे। इसीलिए अर्ली प्लानिंग आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। मिस्टर जॉन की उम्र 2021 में 30 इयर्स की है। उन्होंने बैंक से एक पेंशन प्लान लिया। इस पेंशन प्लान में उनको हर महीना 6,000 रुपए देना है अपने अगले 30 साल तक और जब वो 60 साल के हो जाएँगे, तब उनको हर महीना 20,000 रुपए पेंशन मिलेगी बैंक से। अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 30 साल में 21.6 लाख होगा। तब जाके उनको 2051 में 20। अगर हम यहाँ पे नज़र डालें, तो 2021 में मिस्टर जॉन ने 6,000 रुपए मंथली देना चालू किया। उन्होंने 30 साल तक बैंक को 6,000 रुपए मंथली दिया। मतलब उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट 21.6 लाख किया और जब वो 2051 में उनको 20,000 रुपए मंथली मिलने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो पूरी तरह बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब आप उस पैसे का एन्जॉय ही नहीं कर सकते। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं हम कैसे अपनी लाइफ में ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि हमें 30 साल तक वेट ना करना पड़े अपनी पेंशन लेने के लिए, बल्कि हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि हमें 5 साल या 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही हमें पैसे मिलना स्टार्ट हो जाए मंथली, सो दैट हम उस पैसे को एन्जॉय कर सकें और पूरी दुनिया घूम सकें। क्योंकि अगर आप 60 साल के बाद कोई पैसा मिलता भी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब आपकी हड्डियों में दर्द होने लगे। स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो 60 साल तक वेट नहीं करते अपनी पेंशन पाने के लिए, बल्कि वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे उनको 35 और 40 साल की उम्र में ही एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आने लगे मंथली और वो पूरी दुनिया एन्जॉय कर सकें उस पैसे से। आगे के वीडियो में हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि वो कौन-सा सोर्स है, जो कि हमें सिर्फ़ 5 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद ही हर महीना एक अच्छी मोटी रकम देना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी जो रिलायंस के सीईओ हैं, उनका जो घर है एंटीलिया, उसका सालाना मेंटेनेंस सिर्फ़ 30 करोड़ रुपए है। तो आप ये सोचेंगे कि वो इतना सारा एक्सपेंस मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि उनकी सैलरी सिर्फ़ 25 करोड़ रुपए सालाना है। तो ये कैसे खर्चा वो मैनेज करते हैं? हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि उनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है, जबकि उनकी सैलरी सिर्फ़ 25 करोड़ रुपए है। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के 325 करोड़ शेयर्स हैं और रिलायंस कंपनी ने 2021 में अपने पर शेयर पर ₹3.5 का डिविडेंड दिया था। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करें, तो मुकेश अंबानी को 2021 में सिर्फ डिविडेंड से 1137 करोड़ रुपए मिले थे, उनके शेयर्स की वजह से। तो इस तरह उनकी फिक्स इनकम आती रहती है। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब हर साल प्रॉफिट कमाती है, तो उसके बोर्ड मेंबर्स उस प्रॉफिट का 90% हिस्सा बिज़नेस को बढ़ाने में लगाते हैं। लेकिन उसका एक छोटा-सा हिस्सा 10% वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे में देते हैं। इसी पैसे को डिविडेंड कहा जाता है और डिविडेंड हमेशा पर शेयर दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी ₹5 पर शेयर देती है और आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपको ₹500। दोस्तों, सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती हैं। केवल कुछ कंपनियां ही होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं हर साल। लेकिन ये डिविडेंड हर साल चेंज होता है और कितना डिविडेंड देना है वो हर साल बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं। ये डिविडेंड कंपनी के शेयर होल्डर्स को इसलिए दिया जाता है ताकि लोग कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जिससे कि कंपनी का ग्रोथ हो सके। आइए रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं
टीसीएस कंपनी ने 2021 में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो उनके बोर्ड मेंबर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने शेयर होल्डर्स को 7 रुपए पर शेयर डिविडेंड देंगे। तो उन्होंने नवंबर 2021 में अपने सारे शेयर होल्डर्स को 7 रुपी पर शेयर डिविडेंड दिया। इससे ये होता है, कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है और शेयर होल्डर्स का कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ता जाता है। जॉन एक स्टॉक होल्डर है। उसने टीसीएस का शेयर 2015 से होल्ड करके रखा हुआ है। जॉन के पास 1000 शेयर थे 2015 में, तो उसको 2015 में 5,000 रुपए डिविडेंड मिला था। 2016 में उसने कुछ शेयर और खरीद लिए, तो उसका डिविडेंड बढ़ गया। इस तरह अगर हम देखते रहें तो हर साल जॉन का डिविडेंड बढ़ता जा रहा है। 2021 में जॉन को 42,000 रुपीज का डिविडेंड मिला है। यहाँ पे क्योंकि जॉन ने टीसीएस के शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं 2015 से, और वो हर महीने कुछ नए शेयर और खरीदता रहता है, तो हर साल उसके डिविडेंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जॉन को अपने शेयर बेचने भी नहीं पड़े और उसको हर साल 42,000 से लेकर 50,000 एक फिक्स इनकम उसके अकाउंट में आती रहती है, जो कि डिविडेंड है। ये लाइक एक पेंशन की तरह हो गया। इंडिया की कुछ बड़ी स्टेबल कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को हर साल बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। इनमें है टीसीएस, आईआरसीटीसी, एचसीएल, इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक। तो ये सब कंपनी आप जानते हैं इंडिया की सबसे स्टेबल और सबसे बड़ी कंपनीज हैं। तो अगर आप इन कंपनी के शेयर्स को खरीद लें जब आप 30 साल के हैं और आप इसको होल्ड करके रखें, तो आपको हर साल फिक्स इनकम मिलती रहेगी डिविडेंड के रूप में। जॉन ने अपने पोर्टफोलियो में इंडिया की सारी 5-6 टॉप 10 कंपनीज लाइक टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस को ऐड कर रखा है और उसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, और वो कभी भी शेयर्स को बेचता नहीं है। हर साल वो 2 से 5 हजार नए शेयर्स खरीदता है इन कंपनी के, और उसको हर साल फिक्स डिविडेंड 60,000 रुपए तक उसको मिलता रहता है, और उसने सारे शेयर होल्ड करके रखे हैं, उन्हें कभी बेचा नहीं है, और उसको रेगुलर डिविडेंड मिलता रहता है। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट को नहीं समझते हैं या इन्वेस्टिंग को नहीं समझते हैं, वो लोग बैंकों के पास जाकर बड़े-बड़े पेंशन प्लान खरीद लेते हैं और बैंकों को पर मंथ 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक पे करते रहते हैं, और उनको वो पेंशन वो तब मिलता है जब वो 60 साल के हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप आज इन्वेस्ट कर दें, तो आपको अभी से हर साल 60,000 रुपए डिविडेंड मिलना चालू हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगती है, तो इस वीडियो को डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखें। हम और नए से नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कौन-सा नया वीडियो चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो आपको मिल। जब किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है और कंपनी प्रॉफिट में आती है, तो उसके बोर्ड मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने शेयर होल्डर्स को इंकरेज करने के लिए उनको 1 शेयर या 2 शेयर पर शेयर फ्री में देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। तो जैसे कि अगर कंपनी डिसाइड करती है 1:1 बोनस देगी, तो हर शेयर जो आपके पास है, हर शेयर के बदले आपको एक नया शेयर मिलेगा। इसी को बोनस शेयर कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने शेयर होल्डर्स को 2:1 बोनस शेयर देंगे। मिस्टर एडविन एक शेयर होल्डर हैं और उनके पास 100 शेयर ऑलरेडी है, तो उनको 200 शेयर और नए मिलेंगे, और अब उनके पास टोटल शेयर 300 शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मिस्टर एडविन के पास 100 शेयर ऑलरेडी थे, हर शेयर के बदले उनको एक 2 शेयर मिले हैं, तो टोटल शेयर उनके 300। इसका एक दूसरा वर्जन भी है, जहाँ पे कंपनी 2:1 नहीं 1:2 बोनस शेयर देती है। इसका मतलब ये है, पर 2 शेयर के बदले आपको एक नया शेयर मिलेगा। जैसे मिस्टर एडविन के पास 100 शेयर ऑलरेडी हैं, तो उनको हर 2 शेयर के बदले एक नया शेयर मिलेगा, मतलब उनको 50 नए शेयर मिलेंगे। तो उनके पास जो टोटल शेयर हो जाएंगे बोनस शेयर के बाद, वो 150 शेयर हो जाएंगे।
आइए एक रियल टाइम एग्जाम्पल से क्लियरली समझते हैं कि काम कैसे करता है। जॉन एक स्टॉक होल्डर है। उसने 2015 में 1000 शेयर खरीदे थे इस कंपनी के। 2015 में इस कंपनी ने 1:1 बोनस दिया था। तो इसके पास टोटल शेयर 2000 हो गए थे बोनस शेयर के बाद। इसी तरह अगर 2016 में देखें तो कंपनी ने फिर 2:1 दिया था। तो अब इसके पास टोटल शेयर हो गए थे 6000। 2017 में कंपनी ने कोई भी बोनस शेयर नहीं दिया था। 2018 में फिर 1:1 दिया, जिससे कि उसका शेयर 12,000 हो गया। इस तरह अगर आप कैलकुलेट करें तो 2021 में जब उसको 2:1 बोनस शेयर मिला, तो बोनस शेयर के बाद उसके टोटल शेयर 2,16,000 हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जॉन ने सिर्फ 2015 में 1,000 शेयर खरीदे थे और वो बढ़कर 2,16,000 शेयर हो चुके हैं 5 साल। हमें यहाँ डेटा से ये पता चलता है कि अगर आपने इस कंपनी में सिर्फ 1,000 शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता 2015 में और सिर्फ उसको ऐसे होल्ड करके रखा होता, तो सिर्फ 5 साल में 6 साल में वो 1,000 शेयर आपका 2,16,000 शेयर हो जाता। इसमें आपको 2000% रिटर्न मिल रहा है, बिना शेयर बेचे और बिना कोई कमीशन दिए। इसी को कंपाउंडिंग मेथड कहते हैं, जिस पे हम अलग-अलग वीडियो बनाएंगे। सो आप लोग समझ गए होंगे कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। इसमें डेटा डबल और 4 गुना, 10 गुना, सीधे 50 गुना होता जाता है। इसी कंपाउंडिंग का यूज़ करके अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि वो अपने वेल्थ को कंपाउंडिंग में लगाते हैं। और जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो अपना पैसा एफडी में बर्बाद करते हैं, जो कि कभी भी ग्रो नहीं होता। इसी कंपाउंडिंग पे हम अगला वीडियो बनाएंगे। ये देखते हैं कुछ कंपनीज जो कि हर साल अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देती हैं। उनमें से पहली है पंचशील ऑर्गेनाइजेशन, आईईएक्स, अपोलो पाइप्स, इंडो यूएस बायोटेक, आर्टेट सोलोनिक, मैन इंफ्रा, सौम्या कॉर्प। तो अगर आप इन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको 5 साल 10 साल होल्ड करके रखें, तो आप एक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। बोनस शेयर ले लेके आपका वेल्थ बहुत ज़्यादा ग्रो हो। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपना प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम नया वीडियो उस पे बनाएँगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया या इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आई है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डिसलाइक दिस चैनल and dislike this video. Thank you. Please subscribe to this channel and click on the bell icon so that you can get all. दोस्तों हम सब ने बचपन में सुना था कि पैसे से पैसा बनता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन पैसे को सही जगह पे लगाना ज़रूरी है और उसको रख के पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इम्पेशेंस लोग कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते। वो लोग पैनिक में आके या तो लॉस में चले जाते हैं और या तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे टैक्स देते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं बन पाते। पेशेंस इज़ द की टू बिकम वेल्दी। एक अमीर आदमी या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने पैसों को लगाता है और फिर उसके पैसे पैसे जनरेट करते हैं। वो खुद कुछ काम नहीं करता, बल्कि उसके पैसे काम करके और ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं। जबकि गरीब मेंटालिटी के लोग वो दिन रात खुद काम करते हैं, पैसे जनरेट करते हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट का फंडा नहीं पता होता है। तो दुनिया में पैसा बनाने का एक ही तरीका है, आप अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में छोड़ दें। नमस्कार। आज हम लोग इस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। इस बुक को इन्वेस्टमेंट फील्ड में वैल्यू इन्वेस्टमेंट फील्ड में बाइबल माना जाता है। इस बुक को 1949 में बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था। इस बुक को फॉलो करके दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी टोटल वेल्थ $105 बिलियन बना ली थी। यह बुक हमें बताती है कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के द्वारा हम बिलियनियर बन सकते हैं। एक बार वॉरेन बफेट एक याच खरीदने गए थे, तो प्रॉपर्टी एजेंट उनको याच दिखाकर ये बोलती थी कि ये याच $1 मिलियन का है और इसे बैंक ऑफ अमेरिका के स्टॉक ब्रोकर ने खरीदा है। दूसरे याच को दिखाकर बोली ये याच अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के स्टॉक ब्रोकर का है। तो वॉरेन बफेट ने पूछा, ये आप बार बार बता रही हैं स्टॉक ब्रोकर, लेकिन उनके क्लाइंट के वो याच कहाँ पे है? तो उस पर वो प्रॉपर्टी एजेंट हंसने लगी। वो प्रॉपर्टी एजेंट हंसते हुए बोली,
देखिए, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसे बनाते हैं, वो स्टॉक ब्रोकर ही बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर और क्लाइंट्स कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं बनाते। 99% इन्वेस्टर और क्लाइंट्स कभी भी मिलियनेयर नहीं बनते। वो अपने स्टॉक बेचते रहते हैं और उस स्टॉक पे जो कमीशन मिलता है, उस कमीशन से स्टॉक ब्रोकर मिलियनेयर पे मिलियनेयर बनते रहते हैं। आइए इस रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं कैसे स्टॉक ब्रोकर कस्टमर के पैसों से अमीर पे अमीर बनते जाते हैं और इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलता है। आप जब भी किसी बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट खोलने ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ पे एक स्टॉक ब्रोकर होता है, जो कि आपको एक डीमैट अकाउंट बना के देता है। उस डीमैट अकाउंट से आप शेयर्स खरीद सकते हैं। वो आपको एक फ्री सर्विस भी देते हैं, जिसमें वो डेली आपको एडवाइस करते हैं कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। ज़्यादातर जो नए इन्वेस्टर होते हैं या इमैच्योर इन्वेस्टर होते हैं, वो इन स्टॉक ब्रोकर की एडवाइस को बहुत सीरियसली लेते हैं और डेली टू डेली इन स्टॉक ब्रोकर के सजेशन को फॉलो करते हैं और उनके कहने पर ही शेयर खरीदते हैं और कहने पर ही शेयर बेच देते हैं, जिनसे इन स्टॉक ब्रोकर को बहुत फायदा। जैसे कि एक स्टॉक ब्रोकर आपको सुबह एक मैसेज भेजेगा कि आज टीसीएस का शेयर गिरने वाला है, इसलिए अपने सारे टीसीएस के शेयर बेच दो। तो अगर इमेच्योर इन्वेस्टर सीरियसली लेगा उसको और वो अपने शेयर बेच देगा, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होगा, लेकिन उसका कमीशन स्टॉक ब्रोकर को जा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप इन स्टॉक ब्रोकर की बात को ब्लाइंडली फ़ॉलो करोगे और अपने शेयर को ब्लाइंडली खरीदते और बेचते रहोगे, तो आपको फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन इन स्टॉक ब्रोकर को हमेशा ही कमीशन मिलता रहेगा। आपको नुकसान हो या फ़ायदा, उनको कोई मतलब नहीं है। एक इमेच्योर इन्वेस्टर कुछ पैसे एक कंपनी के शेयर में लगाता है और दिन भर कंप्यूटर पे बैठकर उसके प्राइस देखता रहता है। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा ऊपर उठता है, वो बहुत खुश हो जाता है और अपने शेयर बेच के थोड़े से पैसे कमा लेता है। अब आप पूछेंगे उसको कुछ प्रॉफिट मिला है, तो इसमें नुकसान क्या है? दोस्तों, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी जल्दी शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो आपको अपने उस पे कमीशन, आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है शेयर बेच के, उसमें से आपको स्टॉक ब्रोकर को कमीशन चार्जेस देना पड़ेगा। प्लस क्योंकि आपने शेयर 1 साल से पहले बेच दिया है, इसलिए इस पे आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इस तरह आप अगर शेयर इतनी जल्दी-जल्दी बेचते रहेंगे, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट नहीं होगी और आप अपने स्टॉक ब्रोकर को अमीर और अमीर बनाते। जब वॉरेन बफेट 18 साल की उम्र के थे, तब उन्हें पता चला कि बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया बिजनेस स्कूल में लेक्चरर हैं। तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की वजह से कोलंबिया बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने इस बुक को 18 साल की उम्र में पढ़ लिया। आइए जल्दी से समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम कुछ 4-5 कंपनियों के पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो कंपनी फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रो हो सकती हैं। हम अपने पैसे उन कंपनियों में लगाते हैं और उसको 10 से 15 साल के लिए छोड़ देते हैं। हम उनके शेयर को बेचते नहीं हैं। जैसे-जैसे उन कंपनी के प्रॉफिट और बिज़नेस बढ़ता जाता है, हमारा पैसा भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा हमें ईयरली डिविडेंड भी मिलता रहता है। अगर आप किसी कंपनी में पैसे लगा के 10 साल के लिए छोड़ देते हैं और उसके शेयर को बेचते नहीं हैं, तो आपको ना तो स्टॉक ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसके अलावा हर साल आपको एक मोटी रकम डिविडेंड में उस कंपनी से मिलती रहेगी। वॉरेन बफेट ने बहुत पहले 1985 में कोको कोला कंपनी में अपना एक इन्वेस्टमेंट किया था। दोस्तों, जैसे-जैसे कोको कोला कंपनी बढ़ती गई, उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता गया और उनको हर साल $500 मिलियन डिविडेंड के रूप में मिलते हैं कोको कोला कंपनी से। उन्होंने आज तक अपने शेयर नहीं बेचे हैं, जिससे उन्हें कोई भी कमीशन या टैक्स नहीं देना पड़ा है। फिर भी उन्हें हर साल $500 मिलियन डिविडेंड मिल। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक ही रूल है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और डेली टू डेली मार्केट के फ्लक्चुएशन पर ध्यान ना दें। एक अच्छा इन्वेस्टर वही वेल्थ जनरेट कर सकता है जो किसी कंपनी के बिजनेस में लगा दे और उसको ग्रो होने के लिए 10 से 15 साल तक छोड़ दे। वो डेली टू डेली मार्केट फ्लक्चुएशन पर ध्यान ना दे और अपने पीस ऑफ माइंड में रहे।
कि रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप टीसीएस के शेयर को देखेंगे, तो कोई एक अगर इमेच्योर इन्वेस्टर होगा, जो डेली टू डेली मार्केट फ्लक्चुएशन को मॉनिटर करता है, तो अगर आप देखेंगे 1 साल का ग्राफ, तो हमेशा ऊपर-नीचे होता रहता है। बहुत सारे इमेच्योर इन्वेस्टर, जो वैल्यू इन्वेस्टर को नहीं समझते हैं, वो इस ग्राफ को डेली टू डेली फॉलो करते हैं और जैसे ही वो थोड़ा-सा नीचे जाता है, वो घबराकर अपने सारे शेयर बेच देते हैं और उस पर बहुत सारा टैक्स स्टॉक ब्रोकर को दे। इस तरह के इन्वेस्टर जो हमेशा पैनिक में आ जाते हैं डेली टू डेली फ्लक्चुएशन को देखकर, वो कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने शेयर्स अक्सर या तो लॉस में बेच देते हैं या तो बहुत से थोड़े से प्रॉफिट में बेच के उस पे हाई कमीशन और टैक्स देते रहते हैं। इन्हें ही मैच्योर इन्वेस्टर। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है जिसने वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझा है, वो कभी भी 1 महीना, 1 साल के फ्लक्चुएशन को नहीं देखेगा, बल्कि वो लॉन्ग टर्म के ग्राफ को देखेगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, पिछले 5 साल का ग्राफ, टीसीएस के शेयर की वैल्यू पिछले 5 साल में ₹1000 से बढ़कर ₹4000 तक पहुँच गई है। तो अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए थे, तो आज वो बढ़कर 40 लाख से भी ज़्यादा हो जाती और उसके अलावा आपको हर साल एक मोटा डिविडेंड भी मिलता है। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करेंगे, तो आपको अपना शेयर बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको एक फिक्स इनकम डिविडेंड के रूप में हर साल मिलती रहेगी। ये आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और लोगों को शेयर करें। अगर इसमें आपको पसंद नहीं आया, तो प्लीज़ डिसलाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट भी ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। और आगे के वीडियो अगर आप कोई चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हम उसको बना